नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अब मुगलकालीन जो कला है, तो कला के अंदर क्या क्या चीजें हैं? स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला। तो इन तीनों के बारे में हम देखेंगे और तीनों ही चीजें महत्वपूर्ण है। आपके प्रश्न जो ज्यादा पूछे जाते हैं उसमें इस कला में से ज्यादा पूछे जाते हैं, और खास करके ये जो स्थापत्य कला है इससे संबंधित, चित्रकला से संबंधित जहांगीर के समय का ज्यादा पूछने के चांस रहते हैं। जहांगीर के समय के जो महत्वपूर्ण कोई चित्रकार रहे हो तो उनके नाम पूछ सकता है, या किसी के द्वारा बनाया गया कोई विशेष चित्र हो उनके बारे में पूछ सकता है। संगीत की बात करें तो औरंगजेब के अलावा बाकी जो मुगल शासक थे उन्होंने संगीत को महत्व दिया था। जैसे जैसे अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में। लेकिन औरंगजेब के समय ये थोड़ी कुछ मोटे मोटे हिंट हैं कि औरंगजेब के समय संगीत आपको देखने को नाम मात्र का, बिल्कुल गिनी चुनी चीजें। औरंगजेब के समय का एक घटनाक्रम आता है कि औरंगजेब ने संगीत पर, इन सब चीजों पर जो है वो रोक लगा दी थी। तो फिर जो संगीतकार हैं उन्होंने नाराजगी के तौर पर बाजार में संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं उनका क्या निकाला, उनका जनाजा निकाला। औरंगजेब का जब ये पता चला कि साहब उनके सामने से निकलते हुए, औरंगजेब ने कहा ये क्या हो रहा है? तो संगीतकारों से पूछा, उन्होंने कहा साहब आपने रोक लगा दी, संगीत मर चुका है अब, तो हम जो है इसका जनाजा निकाल रहे हैं और इनको दफनाने जा रहे हैं, जो भी संगीत के यंत्र वगैरह थे। तो औरंगजेब ने क्या कहा कि उनको इतना जमीन में दफना के आना कि वो वापस निकल नहीं पाए। तो ये संगीत के बारे में, औरंगजेब के समय संगीत आपको देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा, नाम मात्र का इक्की दुक्की कोई चीजें मिल जाएगा कोई। स्थापत्य कला की अगर बात करें तो शाहजहां का जो काल है वो आपको स्वर्णिम काल मिलेगा। किसका? शाहजहां का काल। इसे इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। जैसे विश्व प्रसिद्ध इमारत आप देखते हैं ताजमहल, जहांगीर का समय जो है वो चित्रकला का स्वर्णिम काल कहलाता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं। और पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इसमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, जो ये मैटर मैंने पढ़ाया था। और यहां भी आपको मैं कह रहा हूं कि इससे कोई कंटेंट, कोई मैटर, अब हालांकि ऐसे तो देखिए गारंटी तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन एक होता है कि हाँ ठीक है, इसमें से आ जाएगा आपका प्रश्न। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला से मतलब हो गया कोई निर्माण कला से संबंधित है, इमारत वगैरह, मस्जिद वगैरह। भारतीय, ईरानी व मुस्लिम शैलियों का मिश्रण एक नवीन शैली जो है वो हिंदू मुस्लिम शैली विकसित होती है। तो जैसे कई शैलियां थी, भारतीय शैली, ईरानी शैली, मुस्लिम शैली, तो इनके मिश्रण से एक नवीन शैली आती है हिंदू मुस्लिम शैली। सबसे पहले बाबर की बात करते हैं। पानीपत में काबुली बाग की मस्जिद जो कि ईंटों से बनी हुई है, संभल में जामा मस्जिद बनी हुई है यूपी में, आगरा में आराम बाग या नूर ए अफगान का निर्माण किया गया बाबर के समय, और अयोध्या के अंदर जो है वो बाबरी मस्जिद बनाई गई। बाबरी मस्जिद को लेकर के बहुत विवाद होते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक चीजें पहुंची है, वो आपने पढ़ी होगी, सब देखते ही हैं आप। तो बाबर ने किस किस चीज का निर्माण करवाया था, ये चार चीजें आप ध्यान में रखिएगा। पानीपत के अंदर जो काबुली बाग की मस्जिद है ईंटों से बनी हुई, और संभल की जामा मस्जिद, संभल जो है वो यूपी में। इसके अलावा आगरा के अंदर आराम बाग जिसको कहते हैं, या नूर ए अफगान भी इसको कहा जाता है, इसका निर्माण करवाया। और इसके अलावा अयोध्या में बाबरी मस्जिद। इसके अतिरिक्त ज्यामितीय आधार पर बागों का निर्माण करवाया। चार बाग पत्ती का प्रयोग बाबर के समय ही प्रारंभ होता है। देखिए ये चार बाग पद्धति का निर्माण क्या है, जैसे मान लीजिए ताजमहल है। ताजमहल अगर आपने किसी ने देखा है तो आप देखिएगा, यहां से जब ताजमहल का वो एक गेट आता है, आप उसमें एंट्री करते हैं, सामने यहां आपको ताज बना हुआ दिखाई देता है यूं। तो जब यहां से आप ताज की तरफ जाते हैं तो यहां इस तरह से चार बाग बने हुए हैं यूं, और उनमें बीच में फुहारे वगैरह यहाँ साइड में इस तरह से लगे होते हैं। तो ये चार बाग आपको इस तरह से नजर आते हैं, इसी को कहते हैं चार बाग शैली। आप यहाँ जो ये किला है जयपुर में, जयगढ़,
जयगढ़ किले के अंदर भी आप जब जाएंगे तो जयगढ़ के अंदर भी आपको चार बाग शैली के अंदर इस तरह से दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि जब आमेर और मुगल जो मिल जाते हैं, आप देखते हैं 1562 में आमेर के द्वारा अधीनता स्वीकार कर ली गई थी मुगल सम्राट अकबर की। तो शैलियों का मिश्रण तो होता ही है। ये जो देख रहे हैं आप, ये जैसे चार बाग शैली है, तो बाबर के समय इसका प्रारंभ हुआ था। और जो ये किला है जयगढ़, इसके अंदर भी आपको इस तरह से चार बाग बने हुए दिख जाएंगे। आप कभी जयपुर हो या जयपुर में रहते हो या बाहर से हो तो आप ये देखना, जयगढ़ के अंदर आपको चार बाग इस तरह से एक साथ बने हुए दिखे, बीच में पानी के फुहारे वगैरह लगे होते हैं। तो ये होता है बाबर के समय, इतना है। इसके बाद में देखिए आता है हुमायूं के समय। तो दीन पनाह है, दिल्ली के अंदर एक नगर स्थापित किया किसने? हुमायूं ने 1533 में, जो कि एक शरण स्थल के रूप में था। और इसके अलावा जो तो ये देखिएगा, जो दीनपना है नगर है, ये दरअसल दीनपना एक महल के रूप में बनवाया था। और हुमायूं के द्वारा कोई ज्यादा इसने बहुत सोच समझ के या उतना मजबूत तरीके से इस पे कोई काम नहीं हुआ था। एक फटाफट तरीके से जल्दी से एक बनाया गया किला था। और भविष्य के अंदर आपको पता है कि जब युद्ध होंगे 39 और 40 में, तो उस समय शेर शाह सूरी से हुमायूं हो जाता है पराजित। और शेर शाह सूरी जो है वो फिर 5 साल तक लगभग शासन करेगा। तो शेर शाह सूरी ने इस दीन पनाह को एक किले के रूप में बदल दिया था, जिसे पुराना किला कहा जाता है दिल्ली में। किसको? इस दीन पनाह महल को। और इसके अंदर ही एक इमारत बनवाई थी शेर मंडल नाम से। किसके द्वारा? यही दीन पनाह में। तो शेर मंडल नामक एक इमारत बनवाई गई थी, एक बिल्डिंग शेर शाह सूरी के द्वारा। और बाद में जब हुमायूं वापस अपनी सत्ता स्थापित करता है, तो सत्ता स्थापित करने के बाद में जो ये शेर मंडल इमारत थी, इसको पुस्तकालय के अंदर बदल दिया किसने? हुमायूं के द्वारा। तो ये है। हालांकि हुमायूं जब वापस शासन करता है यहाँ पे, तो वो को ज्यादा जी भी नहीं पाया। 1555 में वापस हुमायूं शासन करेगा, क्योंकि 1539 और 40 में जो युद्ध होते हैं, दोनों चौसा कनौज वाले युद्ध, उसमें शेरशाह सूरी से हार जाता है हुमायूं और अमरकोट की तरफ चला जाता है, जो कि पाकिस्तान में अभी। फिर बाद में यहां शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी 1545 में। और वो मृत्यु होने के बाद में फिर पीछे कोई वंशज ज्यादा इतने मजबूत थे नहीं। 1555 के अंदर मौका मिलता है हुमायूं को, वो पुनः यहाँ अधिकार करता है। ये एक महत्वपूर्ण काम था कि हुमायूं अपने मरने से पहले यहां वापस अधिकार करता है। 1556 के अंदर जो है वो हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसी दिन पनाह में पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरते हुए उसकी मृत्यु हो गई। तो शेरशाह सूरी ने किले में बदल दिया था इस दिन पनाह को। और किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया गया था यहीं, किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा 1542 में। और शेरशाह सूरी ने क्या बनवाया? सासाराम, जो कि बिहार में है, मकबरा बनवाया था स्वयं के द्वारा। रोहतास, जो रोहतासगढ़ दुर्ग है हरियाणा में, और शेरगढ़ नगर जो है दिल्ली में बनवाए किसने? शेरशाह सूरी के द्वारा। तो ये चीजें हैं। और बाकी इसके अलावा देखिए, ये जो सासाराम बिहार में जो बना हुआ मकबरा है, इसे जो इतिहासकार है कनिंघम, वो ताजमहल से भी सुंदर मानता है। किसको? सासाराम बिहार वाले को। अकबरकालीन स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला का जो वास्तविक विकास है वो अकबर के समय होता है। वास्तविक विकास जो अब शुरू होगा। और किसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता था? लाल बलुआ पत्थर का मुख्य प्रयोग होता था। अब ये देखिए, बाबर हुमायूं कहां इतने बना पाएंगे? बाबर का शासनकाल जो है वो 4 साल ही रहा मुश्किल से। 1526 में जब इब्राहिम लोदी को पराजित किया, 27 में राणा सांगा के साथ में युद्ध होता है, और फिर 28-29 तक और युद्ध चलते हैं। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। और हुमायूं भी गद्दी पे बैठा 1530 में, तो वो 39-40 के युद्धों में हारने के कारण उसको भागना पड़ा हुमायूं को।
और उसके बाद 1555 के अंदर हुमायूं वापस आता है। 56 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। लेकिन अकबर का शासनकाल आप देखेंगे 1556 से लेकर के और 1605 ईस्वी तक लगभग 50 साल अकबर का शासन रहा। तो जब शासन में स्थायित्व होता है तब ये भवन निर्माण, संगीत, साहित्य ये फलते फूलते हैं। अब क्या क्या चीजें हैं अकबर के समय की इमारतें, तो देखिएगा सबसे पहली इमारत जो है वो है दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का बना हुआ है। और ये हुमायूं की जो वाइफ थी, पत्नी थी, हाजी बेगम, यानी एक तरह से अकबर की माँ थी, लेकिन जो सौतेली माँ आप कह सकते हो, हाजी बेगम, इनकी देखरेख के अंदर बना था। तो इसको ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है, हुमायूं के मकबरे को। और इसके अलावा देखिएगा ईरानी वास्तुकार कौन थे इसके, मीरक मिर्जा गियास। तो ये भी महत्वपूर्ण है। मुगल कालीन पहला मकबरा जिसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। तो ये मुगल कालीन पहला मकबरा था जिसमें सफेद व्हाइट मार्बल का प्रयोग हुआ था। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूं इसको आप घोट के चले जाना, बाकी जो भी एक्स्ट्रा पढ़ो, क्योंकि मैटर का कोई अंत नहीं है इनमें। केवल स्थापत्य कला भी जो सिर्फ स्थापत्य कला के ऊपर भी, कि मुगल कालीन स्थापत्य कला, इस पे भी आपको पूरे के ग्रंथ मिल जाएंगे। मैं जो कंटेंट दे रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है वही लिखा है मैंने इसमें। ये मुगल काल का पहला मकबरा है जिसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था, और मुगल कालीन पहली इमारत है ये, पहली बिल्डिंग जिसमें दोहरा गुंबद और 4 बाग पत्ती का प्रयोग किया गया। जो गुंबद होते हैं ऊपर, दोहरे गुंबद और 4 बाग पत्ती का प्रयोग। इसके बाद में देखिएगा जो हुमायूं का मकबरा है उसे मुगलों की कब्रगाह कहा जाता है। तो क्यों कहते हैं मुगलों की कब्रगाह है, क्योंकि यहां 100 से ज्यादा कब्रें हैं मुगलों से जुड़े हुए, जो मुगलों से जुड़े हुए लोग हैं, जो मुगल परिवार के सदस्य हैं। जैसे हाजी बेगम है जिनकी देखरेख में हुमायूं का मकबरा बना था, तो उनको भी यहीं दफनाया गया। हमीदा बानो बेगम है, दारा सिको है, बहादुर शाह प्रथम है, जहांदर शाह है, फरूख सियर, फिर जो और मुगल कालीन जो उत्तराधिकारी थे। तो 100 से ज्यादा कब्र है। और ये हुमायूं का मकबरा दिल्ली में मैंने देखा है, बहुत बड़ा है ये, काफी बड़ा मकबरा है ये। और वहां इस तरह से जो भी ये जो बनी हुई है कब्रें, तो वो सब आपको वहां दिख जाती है कि अच्छा ये कब्र इनकी है, ये कब्र इनकी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के पर्पज से। इसके बाद में देखिए आता है आगरा का किला। अकबर द्वारा यमुना नदी के पास में बनवाया गया था। आगरे के किले को लाल किला भी कहा जाता है, क्योंकि वही लाल पत्थर का इसमें प्रयोग हुआ था, लाल दिखता है। एक देखिए दिल्ली का भी लाल किला है, वो भी आएगा। ये आगरा का लाल किला है। तो इसमें निर्माण कार्य लगातार चलते हैं, क्योंकि इसको भी बनने में काफी समय लगा था। अकबर है, इसके बाद के भी जो उत्तरकालीन मुगल शासक हैं वो भी इसको बनाते जाएंगे। तो अकबर द्वारा यमुना नदी के पास इसका निर्माण किया गया था। आगरे के किले को हम लाल किला भी कह देते हैं। आगरे का किले का मतलब ताजमहल मत समझ लेना आप। वैसे ये सब चीजें पास पास दिखती है, जैसे ये लाल किला है तो यहां ताजमहल बना हुआ है। तो इस तरीके से ये आमने सामने ये दिखते हैं, कोई ज्यादा दूरी नहीं है इनमें। तो आगरा का जो किला है इसको लाल किला कहते हैं। इसमें अकबरी महल, जहांगीरी महल, दीवान आम, दीवान खास, ये प्रमुख है, ये सब बने हुए हैं। और इसके बाद में जहांगीरी महल, ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के महल में मान मंदिर की जो है वो नकल की गई है। किसमें? जहांगीरी महल में। और ये जो आगरे का किला है लाल किला, इसी के अंदर ही आपको इसके अलावा जैसे और भी है, एक हाथी पोल भी बना हुआ है।
इसी लाल किले में ही दिल्ली दरवाजा भी बना हुआ है, और इसमें एक दरवाजे का नाम अमर सिंह दरवाजा भी है। अब ये तो क्या है, मैंने पूरा बहुत अच्छे से देख रखा है, पूरा आगरे का किला, ताजमहल। तो ये चीजें अब चूंकि मैं इतिहास से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे वो थोड़ा देखने में और अच्छा लगता है चीजें। उस पे जो लिखा हुआ था अमर सिंह दरवाजा, वो जो अमर सिंह वाली राजस्थान के इतिहास में आप घटना पढ़ते हैं ना, वो जो अमर सिंह राठौड़ नागौर वाला, जो यहाँ के महाराजा थे जसवंत सिंह, उनका बड़ा भाई। तो उसको राज्य मिला नहीं था, अमर सिंह राठौड़ को, उसको सिर्फ नागौर दिया गया था। मतिरे की राड़ में भी जो एक तरफ ही होता है, ये यही अमर सिंह राठौड़ था, नागौर वाला। तो इसको नागौर दे दिया, ये नाराज होके और शाहजहां के पास में चला गया था, इसी आगरा के किले में आगरा आ गया था। यहाँ जो सलावत खान था, उसने अमर सिंह राठौड़ से कुछ इस तरह की बात बोल दी गलत। अमर सिंह राठौड़ उस बात से नाराज हो जाता है, और वहीं उसकी गर्दन से धड़ उसका अलग कर देता है सिर से। तो फिर उसको वो बंदी बनाते हैं, साहब इसको बंदी बनाओ फिर। तो वहां वो घोड़े सहित जो है वो अ, दीवार से जो है वो कूद के और वहां से निकल के चला गया था। तो वो जो दरवाजा था, उस दरवाजे का नाम जो है फिर वो रख दिया गया अमर सिंह दरवाजा। तो ध्यान रखिएगा। ये अमर सिंह राठौड़ क्यों, इनके जो पिताजी थे गज सिंह, वो तो वो राजस्थान के इतिहास में मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया था वहां पे, कि कैसे गज सिंह जी ने, जो अमर सिंह राठौड़ इनका बड़ा बेटा था, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के बजाय, जो भाई था छोटा अमर सिंह का, जसवंत सिंह। कौन जसवंत सिंह? अजीत सिंह के पापा। और अजीत सिंह कौन था? जो दुर्गा दास जी के आशीर्वाद से, या समझ लीजिए इनके साथ से अजीत सिंह जिंदा रहा, और दुर्गा दास जी ने अजीत सिंह को गद्दी पर बिठाया। तो क्या घटनाक्रम होते हैं, क्या क्यों जसवंत सिंह को बनाया गया था उत्तराधिकारी, क्यों इसको घोषित किया, किसके कहने पे गज सिंह जी ने किया, अमर सिंह ने ऐसा क्या किया कि गज सिंह जी नाराज हो गए। घटनाक्रम बहुत है राजस्थान के इतिहास में भी आप पढ़ते हैं तो ये घटनाक्रम आप ध्यान रखिएगा। और अकबर के द्वारा इलाहाबाद का किला है, लाहौर का किला है, अटक दुर्ग है, ये सब चीजें भी बनाई गई। इसके बाद में देखिए आता है फतेहपुर सीकरी। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में आगरा के निकट जो है इस नगरी का निर्माण करवाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, फतेहपुर सीकरी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है आगरा के निकट, यानी 26 मील दूर है। आप जैसे जयपुर से आगरा जाते हैं तो पहले फतेहपुर सीकरी आएगा, फिर आगरा आता है। तो आप जाते हुए भी इसको देख सकते हैं और वापस आते वक्त भी इसको देख सकते हैं। तो आगरा से 26 मील की दूरी पर है। 1569 में इसकी नींव स्थापित की गई और 1571 में यह तैयार होगी और अकबर ने इसको राजधानी बना लिया। वास्तुकार कौन थे? बाहुदीन। फर्गुसन किसी महान व्यक्ति के दिमाग की उपज कहा है किसको? फतेहपुर सीकरी को। स्मिथ ने कहा है कि फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस। किसने कहा? स्मिथ के द्वारा। इसके बाद में देखिएगा दीवाने आम, इसमें दीवाने खास। अब ये कि फतेहपुर सीकरी के अंदर है क्या क्या, तो कुछ महलों के नाम हैं, जैसे दीवाने आम था, दीवाने खास। दीवाने आम में सामान्य दरबार लगता था सम्राट का, जहां न्याय वगैरह करते थे वो। और दीवाने खास ये व्यक्तिगत भवन होता था। अब दीवाने आम में देखिए, आप कई बार मूवीज वगैरह में देखते हैं, जैसे एक मूवी आई थी जोधा अकबर, तो उसके अंदर जो एक सीन आता है बीरबल का, और कि उसको जो वो मेन जो गार्ड होता है, चौकीदार, किले का जो गार्ड होता है, वो कहता है कि तुम अंदर तो जा सकते हो, लेकिन जो भी तुम्हें मुगल सम्राट, जो भी सम्राट देंगे, उसका आधा मुझे देना पड़ेगा। ऐसे करके वो एक सीन है उसमें। तो जहां अकबर का दृश्य दिखाया गया है कि उसके सामने खूब सारी लोग भी हैं, जनता भी है, वो दरबार जो था वो कौन सा दरबार है? वो इसी दीवाने आम में लगता था। इसके बाद में है जोधाबाई का महल।
तो सबसे बड़ा महल है यहां का। इसके अलावा तुर्की सुल्ताना का महल है। पर्सी ब्राउन जो है इतिहासकार, इन्होंने मुगल स्थापत्य कला का रतन या मोती कहा है किसको? तुर्की सुल्ताना के महल को। तो ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अब यहां और क्या क्या बना हुआ है? तो मरियम का महल बना हुआ है जो कि अकबर की चित्रशाला थी। बीरबल का महल जो है वो भी यहाँ पे बना हुआ है। और इसके अलावा पंचमहल, तो इसको हवा महल भी कहते हैं। ये 5 मंजिला इमारत है, पिरामिड आकार में बौद्ध शैली से निर्मित इसको किया गया है। तो मरियम का महल हो गया, बीरबल महल हो गया, पंचमहल हो गया। इसके बाद में आता है जामा मस्जिद। तो इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव या शान कहा जाता है और सर्वश्रेष्ठ इमारत के रूप में माना जाता है जामा मस्जिद को। फर्गुसन जो है वो इसे पत्थर में रूमानी कथा कहा है। किसे? इस जामा मस्जिद को। इसके बाद में देखिएगा बुलंद दरवाजा, वो आपको यहां पर मिलता है विशालकाय और 176 फीट जिसकी ऊंचाई है। गुजरात विजय का प्रतीक है ये। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यहां अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। 176 फीट ऊंचा है। शेख सलीम चिश्ती का भी यहाँ पे मकबरा है, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को जो है वो सलीम जो है इनका जन्म हुआ था पुत्र का, जिसको इन्होंने नाम रखा था सलीम, और जो कि बाद में जहांगीर के नाम से जाना जाता है। तो ये 1581 में बनवाया गया था। तो ये अकबर के समय के देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं। और ये जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, इसमें थोड़ा ये ध्यान देना आप कि फतेहपुर सीकरी के अंदर सबसे पहले जो मार्बल का प्रयोग किया गया था संगमरमर का, वो इस शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में किया गया था। तो क्योंकि अकबर के समय ज्यादातर जो चीजें हैं वो लाल पत्थर से ही बनी, संगमरमर का जो प्रयोग ज्यादातर किया था वो किसने किया था? शाहजहां ने। हर चीज में मार्बल ही मार्बल, जो पहले से कोई बनी हुई चीज है लाल पत्थर की, उसको हटाकर उसको वापस उस पे क्या बना दिया? मार्बल से। तो अब जैसे अभी अकबर की बात कर रहे हैं, तो अकबर के काल में ये जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, ये धौलपुर के लाल पत्थर से बना था। और फिर जैसे जो जहांगीर है, तो हालांकि जो शाहजहां है उसने बहुत मार्बल का प्रयोग किया था, लेकिन जैसे जहांगीर है तो जहांगीर ने इसको सफेद संगमरमर में परिवर्तित कर दिया था शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को। तो ये चीजें हैं इसमें। इसके बाद में देखिएगा जहांगीर के काल में, तो एक तो अकबर का मकबरा बनवाया, कहां पर? सिकंदरा, आगरा में। तो योजना जो है वो अकबर के द्वारा बनवाई गई थी और निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। तो ये आगरे का जो किला है उसके पास में पड़ता है सिकंदरा। आगरा से कोई ज्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर के आसपास है, 10-15 किलोमीटर के आसपास है। तो सिकंदरा है आगरा के पास में, वहीं अकबर का मकबरा बना हुआ है। मैं जब अब देखिए ताजमहल इतना खूबसूरत है, लाल किला आप देखते हैं इतना खूबसूरत है, तो अकबर का मकबरा देखने गया जिसने पूरे हिंदुस्तान का एक ऐसा मुगल सम्राट, तो कोई बहुत वैसे इसके अंदर इतना कोई काम वगैरह नहीं किया गया है कि बहुत सुंदर बनवाया गया हो, या क्योंकि पहले मैंने जैसे आगरा में गया था, मैंने ताजमहल देखा था, लाल किला देखा, उसके बाद फिर मैं ये अकबर का मकबरा देखने गया। तो ये तो ताजमहल, ये लाल किले तो इतने सुंदर है, ताजमहल इतना खूबसूरत है, उसके सामने तो हर चीज ऐसी नजर आएगी कि जैसे उससे कम ही है। तो अकबर का जो मकबरा है कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, हालांकि ठीक है ऐसे बना हुआ है, और उसमें जो अकबर की जो कब्र है वो इस तरह से बनी हुई है। तो सिकंदरा में है और गुंबद विहीन है, इसमें कोई गुंबद वगैरह ऐसा नहीं है। हाँ क्षेत्र बड़ा है वो, जैसे इतना बड़ा एरिया के अंदर ऐसे बना हुआ है, यहाँ बीच में वो इस प्रकार से बनी हुई है मकबरा, और उसमें अंदर इस तरह से अकबर की कब्र है यूं। तो यहाँ जैसे लॉन वगैरह लगे हुए हैं, बाग वगैरह लगे हुए हैं, हिरण है वो यहाँ पर घूमते रहते हैं, लॉन बना हुआ है, पार्क।
बौद्ध, जैन, मुस्लिम, राजपूत शैली का जो है वो इस पे प्रभाव नजर आता है। इसके बाद में एतमादुद्दौला का मकबरा, ये आगरा में है। और ये जो है तो इनका जो ये मिर्जा गयास बेग भी नाम था। ये नूरजहां के कौन थे? पिता थे। एतमादुद्दौला या मिर्जा गयास बेग नूरजहां और आसफ खान के पिताजी थे, यानी जहांगीर के ये क्या लगे? ससुर। तो मुगल काल में पूर्ण संगमरमर से बनी पहली इमारत कौन सी है? एतमादुद्दौला का मकबरा है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो एग्जाम में इतनी बार पूछी गई, आपके पिछली बार भी एग्जाम में प्रश्न आया था इस पॉइंट में से, पित्राद्युरा शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। इसको पित्राद्युरा या इस तरीके से भी लिखा जाता है। क्या होता है पित्राद्युरा शैली? पत्थरों पर मूल्यवान नगीनों हीरों को फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाना, इसको कहते हैं पित्राद्युरा शैली। तो ये ध्यान रखिएगा, जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में है, और योजना जहांगीर की थी, और किसके द्वारा बनवाया गया था? नूरजहां के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये शाहदरा कहां पड़ता है? तो ये लाहौर के पास ही है। लाहौर तो एक बड़ा वर्ड हो गया, और लाहौर के पास ही है शाहदरा। तो पर्टिकुलर स्थान शाहदरा है जहां जहांगीर का मकबरा बनवाया गया था। अब उस वक्त लाहौर तो भारत का ही हिस्सा है। 1947 में भारत पाकिस्तान अलग होते हैं, तब तक ये लाहौर वगैरह ये, क्योंकि लाहौर भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके बाद देखिएगा, जो शाहजहां कालीन इमारतें हैं, तो मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है शाहजहां का समय। संगमरमर का अत्यधिक प्रयोग है, मैंने आपको ऊपर बताया भी था। शाहजहां ने मार्बल का प्रयोग किया। आगरा के किले के अंदर दीवाने आम 1628 में शाहजहां के काल में बनी संगमरमर की पहली इमारत है। दीवाने खास, मोती मस्जिद जो कि बिल्कुल शुद्ध फारसी शैली में, और इसके अलावा ये शाह बुर्ज, जो मुसलमान बुर्ज, तो यहां ये क्या करते थे? जरोखा दर्शन देता था। तो अंतिम दिन इसी स्थान पर का क्या मतलब है कि शाहजहां ने जो अपने अंतिम समय निकाला था वो इसी जगह पर बैठे हुए ताजमहल को देखते हुए निकाला था। औरंगजेब ने जब कैद किया था तो यहां बैठा बैठा जो है वो देखता रहता था ताजमहल को। और दीवाने आम में तख्ते हाउस रखा जाता था, जिसे आप मयूर सिंहासन भी कहते हैं। तो इसको जो बनाने वाला था तख्ते हाउस मयूर सिंहासन को, वो बेबादल खान था। इसके बाद में देखिएगा ताजमहल, तो रानी मुमताज महल की याद में इसको बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। मुमताज महल का नाम था, मेन नाम था अर्जुमंद बानो। और प्रधान शिल्पी कौन था ताजमहल का? उस्ताद ईसा खां। और मुख्य वास्तुकार था अहमद लाहौरी। इसकी योजना हुमायूं के मकबरे से प्रेरित थी, तो इसलिए हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। तो हुमायूं का जिस तरह से मकबरा था उस तरह से जो है पूरा डिजाइन वगैरह एक कि किस तरह से बनाया जाए, तो हुमायूं का मकबरा ध्यान में था कि इस तरीके से हमें इस ताजमहल का निर्माण करना है। शाहजहानाबाद नगर 1638 में दिल्ली में यमुना के किनारे नई राजधानी का निर्माण किया गया। 1648 में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। तो राजधानी आगरा से जो है वो दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है। यहां लाल किले का निर्माण करवाया गया। तो दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया। तो उसमें भी दीवाने आम, दीवाने खास, और दीवाने खास की छत चांदी से निर्मित है। दीवार पर लिखा है, गर फिरदोस बर्रु जमी अस्त हमी हस्तो हमी हस्त हमी अस्त, यानी दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही
है। इसके बाद में दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो भी शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। इसके अलावा और यहाँ पर कई चीजें हैं, रंग महल है जिसको शाही हरम कहते हैं, मुमताज महल, हीरा महल, नगीना मस्जिद, तो ये आगरा के किले में है, खास महल ये भी आगरा के किले में है। इस तरह से और कई ये बिल्डिंगें हैं जिनका निर्माण जो है वो करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। अब औरंगजेब कालीन जो इमारतें हैं इसमें यहां देखिए विकास नहीं होता और पतन हो जाता है। मैंने आपको बता दिया औरंगजेब ने कोई बढ़ावा नहीं दिया इन चीजों को, स्थापत्य जो कला है उसको भी बढ़ावा नहीं दिया, ना कोई संगीत को दिया। दिल्ली के लाल किले में एक तो मोती मस्जिद बनवाई और एक लाहौर के में जो है बादशाही मस्जिद बनवाई। औरंगाबाद में बेगम रबिया उद दुरानी की स्मृति में मकबरा बनवाया और 1679 में इसको बीवी का मकबरा, ताजमहल की भोंडी नकल, दक्षिण का ताजमहल या काला ताजमहल कहते हैं। तो ये बना तो दिया औरंगजेब ने औरंगाबाद में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ताजमहल की भोंडी नकल या दक्षिण का ताजमहल या काला ताजमहल जो है किसको कहते हैं, तो जो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था अपनी बीवी की स्मृति में, बेगम रबिया उद दुरानी में। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी, एक ये महत्वपूर्ण है, लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाई। तो ये स्थापत्य कला से संबंधित जो चीजें थी वो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो इसमें शामिल मैंने की है। तो सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आपके आगे, आप बार बार वीडियो को देखिएगा और इन नोट्स को बार बार याद करें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे और जो है हमारे टॉपिक को हम करेंगे।